क्वेश्चन नंबर 1 में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 6 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड एक एक अंक होते हैं। तो 1 का FCC एकक सेल की कोर की लंबाई a और उसके प्रमाण त्रिज्या r में संबंध है। इसके 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट, r बराबर √3/4 इंटू a। सेकेंड, r बराबर √2/4 इंटू a। थर्ड, r बराबर a/2। फोर्थ, r बराबर √4/6 इंटू a। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकंड है, r बराबर √2/4 इंटू a। 1 खा 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला है। बिलियन की मोलरता होगी। इसके 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट 0.44 m, सेकेंड 0.492 m, थर्ड 0.0286 m एंड फोर्थ 0.0392 m। दोस्तों इसका सही उत्तर फर्स्ट है 0.44 m और इसका हिंट नीचे दिया गया है। इसका अथवा है निम्न में किसका प्रासरण दाब सर्वाधिक है। इसके भी 4 विकल्प हैं। फर्स्ट 1 m सोडियम क्लोराइड, सेकेंड 1 m बेरियम क्लोराइड एंड थर्ड 1 m अमोनियम फॉस्फेट एंड फोर्थ 1 m सोडियम सल्फेट। इसका सही विकल्प थर्ड है 1 m अमोनियम फॉस्फेट। 1 गा शून्य कोट की अपक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, सेकेंड लीटर इंटू मोल इंटू सेकेंड इनवर्स, थर्ड मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, फोर्थ मोल इंटू सेकेंड इनवर्स। इसका सही विकल्प थर्ड है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 1 घा अपक्रिया C6H5N2Cl बराबर C6H5Cl प्लस N2 और तीर के निशान के ऊपर दिया कॉपर ऑक्साइड (HCl) अपक्रिया कहलाती है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट इटार्ड अपक्रिया, सेकेंड सेंडमेयर अपक्रिया, थर्ड पर्किन अपक्रिया, फोर्थ कैनिजारो अपक्रिया। दोस्तों इसका सही विकल्प सेकेंड है सेंडमेयर अपक्रिया। 1 घा का अथवा निम्नलिखित में कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट CH3CH2NH2, सेकेंड CH3NH2, थर्ड CH3NH CH3, फोर्थ C6H5NH2। दोस्तों इसका सही विकल्प थर्ड है क्योंकि द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती हैं। 1 अंगा निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है। इसके 4 विकल्प दिए। फर्स्ट एसीटेट, सेकेंड ऑक्सलेट एंड थर्ड एमीन, फोर्थ साइनाइड। इसका सही विकल्प सेकेंड है ऑक्सलेट। 1 चा डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। इसके 4 विकल्प हैं। थायमिन, सेकेंड साइटोसिन, थर्ड यूरेसिल एंड फोर्थ एडेनिन। इसका सही विकल्प थर्ड है यूरेसिल। इसका अथवा है कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है वह है। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट सुक्रोज, सेकेंड स्टार्च, थर्ड ग्लाइकोजन, फोर्थ फ्रक्टोज। इसका सही विकल्प थर्ड है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 2 का फ्रैंकल दोष तथा शाटकी दोष क्या है, इनमें अंतर बताइए। 2 खा निम्न को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट मोल अंश एंड सेकेंड द्रव्यमान प्रतिशत। 2 गा लेंथनाइट आकुंचन क्या है, इसका क्या कारण है, इसके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 2 घा अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। AB3 प्रकार के क्लोरीन तथा फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक बनाने का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्वेश्चन 2 के उत्तर इस प्रकार हैं। 2 का फ्रैंकल दोष। रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल के अनुसार जब किसी क्रिस्टल में कोई धन आयन अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर जालक के अंतराकाश में चला जाता है तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सेकेंड शाटकी दोष। जर्मन वैज्ञानिक शाटकी के अनुसार जब किसी क्रिस्टल में समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर लुप्त हो जाते हैं तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष शाटकी दोष कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सीजियम क्लोराइड आदि में शाटकी दोष पाया जाता है। शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। दोस्तों शाटकी और फ्रैंकल दोष में अंतर सारणी में दिया गया है जिसे देखकर आप स्वयं इसे सरल कर लें। 2 खा का उत्तर। फर्स्ट मोल अंश किसी बिलियन में उपस्थित विलय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय अथवा विलायक का
मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। विलेय और विलायक के मोल अंश को क्रमशः x1 और x2 से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें सूत्र में निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपान बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100, या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा इंटू 100 अपान विलेय प्लस विलायक की मात्रा। 2 का उत्तर। लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्वों की परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या आणविक त्रिज्या में नियमित कमी होती है। तत्वों के इस प्रकार के गुण को लेंथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। संकुचन के कारण फर्स्ट लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नए आने वाले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में न जाकर n-2 F उपकोश में प्रवेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल की वृद्धि होती है, जिससे परमाणु या आयन का आकार संकुचित हो जाता है। सेकंड, 4f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव न्यूनतम होता है। 4f इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप परमाणु या आयनिक त्रिज्या नियमित रूप से घटने लगती है। लेंथेनाइड का प्रभाव। फर्स्ट, लेंथेनाइड संकुचन के कारण द्वितीय तृतीय श्रेणी के संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है। सेकंड, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड तत्वों के रासायनिक गुण में समानता पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें शुद्ध अवस्था में पृथक नहीं किया जा सकता। थर्ड, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटती है। अतः लेंथेनम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारीय होता है। 2 का उत्तर। अंतर हैलोजन यौगिक। विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर होने के कारण हैलोजन तत्व परस्पर क्रिया करके द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं, जिन्हें अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। ये AB, AB3, AB5 व AB7 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन की परस्पर क्रिया से AB3 प्रकार का अंतरा हाइड्रोजन प्राप्त होता है, अर्थात Cl2 + 3F2 बराबर 2ClF3, और ये क्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 4 खंडों में विभाजित होता है। 3 कापर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे के घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में समानता है। 3 कोलराउस का नियम क्या है? इस नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए अनंतता पर आणविक चालकता किस प्रकार ज्ञात करते हैं। 3 अधिशोषण समतापी वक्र क्या है? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में 4 अंतर बताइए। 3 हैलोएरिन क्या है? इसकी 2 प्रमुख प्रतिस्थापन अपक्रियाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर इस प्रकार है। 3 दिया है A बराबर 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। FCC के लिए परमाणुओं की संख्या अर्थात Z बराबर 4, कॉपर का परमाणु भार M बराबर 63.5 ग्राम प्रति मोल और D का मान ज्ञात करना है। D बराबर Z × M/A³ × Na में सब मान रखकर सरल करने पर D का मान 8.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होगा, जो मापे गए मान 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के लगभग बराबर है। 3 का उत्तर। क्लोराउस का नियम। क्लोराउस के नियम के अनुसार अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता एनायन और कैटायन की आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है, अर्थात लैम्डा EB∞ बराबर लैम्डा A∞ + लैम्डा C∞। क्लोराउस के नियम के अनुप्रयोग। अनंतता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट एसेटिक अम्ल की मोलर चालकता या आणविक चालकता सोडियम एसीटेट HCl तथा सोडियम क्लोराइड की अनंतता पर मोलर चालकता की सहायता से निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। उपरोक्त समीकरण की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट एसेटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। 3 का उत्तर। अधिशोषण समतापी वक्र। अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा x/m और अधिशोष गैस की दाब
पी के मध्य खींचा गया ग्राफ अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। अधिशोषण समतापी वक्र दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फ्रेंडलिक समतापी वक्र, सेकंड लैंगमुयर समतापी वक्र। फ्रेंडली समतापी वक्र सन 1909 में फ्रेंडलिक ने स्थिर ताप पर ठोस अधिशोषक की इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा x/m और अधिशोषक गैस के दाब P में ग्राफ खींचा तो चित्र के अनुसार एक वक्र प्राप्त होता है जिसे फ्रेंडलिक समतापी वक्र कहते हैं। फ्रेंडलिक ने इसे गणितीय रूप में निम्न समीकरण से द्वारा व्यक्त किया, x/m बराबर k p⁴ जहाँ n ग्रेटर देन 1। समीकरण 1 का लॉग देने पर log x/m बराबर log k + 1/a log p। इसे ही फ्रेंडलिक समतापी वक्र का गणितीय रूप का 3 गा अथवा का उत्तर इस प्रकार है। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर नीचे सारणी में दिया गया है, इसे देखकर आप स्वयं सरल कर लें। 3 घा का उत्तर। हेलो एरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को समान हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बने यौगिक हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहलाते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। हेलो एरिन की प्रतिस्थापन क्रिया। हेलो एरिन की 2 प्रतिस्थापन क्रियाएं नीचे दिया गया, जिसे देखकर आप स्वयं सरल कर लें। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड 3-3 अंक के होते हैं। 4 का 0.00241 m एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 × 10⁻⁶ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए मोलर चालकता का मान 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो विलयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। सोडियम क्लोराइड HCl और सोडियम एसीटेट की मोलर चालकताएं क्रमशः 126.4, 425.9 और 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। 4 खा ब्राउनी गत तथा टिंडल प्रभाव क्या है, इनका कारण तथा इनको प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। 4 गा क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फिडल क्राफ्ट अपक्रिया के समीकरण को लिखिए। 4 घा एमीन क्या है, प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन की पहचान, विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए और निम्न अपक्रियाओं को समझाइए। फर्स्ट युग्मन अपक्रिया, सेकंड सिमिट अपक्रिया। क्वेश्चन 4 का उत्तर इस प्रकार है। 4 का दिया है मोलरता C बराबर 0.00241 m, K बराबर 7.896 × 10⁻⁶ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लैम्डा MC का मान ज्ञात करना है। लैम्डा M इन्फिनिटी दिया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दोस्तों नीचे दिए गए सूत्र में सब मान रख करके आप सरल करेंगे तो लैम्डा MC का मान प्राप्त होगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और फिर अल्फा बराबर लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इन्फिनिटी से मान ज्ञात करने पर 0.084 प्राप्त होगा। और फिर वियोजन स्थिरांक K के सूत्र C × अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा में मान रखकर इसको गणना करने पर K का मान 1.856 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर प्राप्त होगा। और इसका अथवा है दिया लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम क्लोराइड 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा इन्फिनिटी HCl बराबर 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्डा सोडियम एसीटेट इन्फिनिटी दिया 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दोस्तों नीचे दिए गए सूत्र में इनका मान रखकर सरल करने पर इसका मान प्राप्त होगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 4 खा का उत्तर ब्राउनीगत। रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार कुलाइडी कण लगातार अनियमित रूप से टेढ़े मेढ़े मार्ग में सभी संभव दिशाओं में गत करते रहते हैं। कुलाइडी कणों की इस प्रकार की गत को ब्राउनी गत कहते हैं। ब्राउनी गत के कारण बीनर के अनुसार ब्राउनी गत कुलाइडी कणों के प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं की अनियमित टक्कर या संघात से उत्पन्न होती है। ब्राउनी गत को प्रभावित करने वाले कारक। ब्राउनी गत को प्रभावित करने वाले निम्न 2 कारण हैं। नंबर फर्स्ट, कोलाइडी कणों का आकार
कोलाइडी कणों का आकार छोटा होने पर ब्राउनी गति बढ़ जाती है। सेकंड, प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता कम होने पर ब्राउनी गति बढ़ जाती है। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरणों का मार्ग चमकते हुए शंकु की आकृति की दिखाई देती है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं, और इस प्रकार की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले निम्न 2 कारक हैं। नंबर 1, कोलाइडी कणों का आकार। कोलाइडी कणों का आकार छोटा होने पर टिंडल प्रभाव अधिक होता है। नंबर 2, प्रकाश की तीव्रता। टिंडल प्रभाव प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। 4 गा का उत्तर इस प्रकार है। फर्स्ट, क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण क्रिया। निर्जर फेरिक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड या आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन द्वारा विस्थापित करने की क्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है, और इसका उदाहरण नीचे दिया गया है। सेकंड, सल्फोनीकरण अपक्रिया। क्लोरोबेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु को सल्फोनिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया सल्फोनीकरण अपक्रिया कहलाती है। यह क्रिया सांद्र H2SO4 द्वारा 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है। इसका भी उदाहरण नीचे दिया गया है। थर्ड, नाइट्रीकरण। हैलोबेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। यह क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा संपन्न होती है, और इसका भी समीकरण नीचे दिया गया है। फोर्थ, क्लोरोबेंजीन की फिडेल क्राफ्ट अपक्रिया। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोरीन एल्किल हैलाइड के साथ एल्किलीकरण अपक्रिया प्रदर्शित करती है, जिसे फिडेल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं, और इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है। 4 घा का उत्तर। एमीन, अमोनिया अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक एमीन कहलाते हैं, जैसा नीचे दिखाया गया है। एमीन का वर्गीकरण। एमीन को नाइट्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसका वर्गीकरण नीचे क्रमशः दिया गया है। प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद, और इसका विभेद हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा नीचे सारणी में दिया गया है, जिसे देखकर आप स्वयं इसे सरल कर लें। युग्मन अपक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। डाईएजोनियम लवण फिनाल या एरोमेटिक एमीन से क्रिया करके रंगीन एजो यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं, और इसका उदाहरण नीचे दिया गया है। सेकंड, सिमिट अपक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से होती है तो प्राथमिक एमीन बनती है। इस प्रकार की क्रिया को सिमिट अपक्रिया कहते हैं, और इसका उदाहरण एक नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का, खा, गा, घा 4 खंडों में विभाजित होता है। 5 का, अपक्रिया की अणुकता एवं कोट में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्न अपक्रियाओं में अपक्रिया की अणुकता तथा कोट बताइए। फर्स्ट, H2+Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया बराबर ट्वाइस HCl। सेकेंड, CH3COOH + H2O बराबर CH3COOH + C2H5OH। इसका अथवा है, अपक्रिया की कोट को परिभाषित कीजिए। यह आणविकता से किस प्रकार भिन्न है। प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयकाल का 10 गुना होता है। 5 खा, प्रासरण दाब की परिभाषा दीजिए और निम्नलिखित आंकिक प्रश्नों को हल कीजिए। फर्स्ट, 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के लिए Kb की गणना K इनवर्स मोल इनवर्स मात्रक में ज्ञात कीजिए। सेकंड, 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोटेशियम सल्फेट के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का प्रासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि पोटेशियम सल्फेट पूर्णतः वियोजित हो गया है। 5 गा, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय होते हैं। सेकंड, संक्रमण धातुओं की करण इंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। थर्ड, संक्रमण धातुएं समानतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। फोर्थ, संक्रमण धातुएं तथा उनके अनेक यौगिक प्राय उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। 5 घा, बर्नर की अवधारणाओं के आधार पर उपशासन यौगिकों में आबंधन को स्पष्ट कीजिए और नीचे दिए गए निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर इस प्रकार है। अपक्रिया की अणुकता किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक के कुल न्यूनतम अणुओं की संख्या को उस अपक्रिया की अणुकता कहते हैं। अपक्रिया की कोट अभिकारकों के अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिसका सांद्रण अपक्रिया के वेग को निर्धारित करता अपक्रिया की कोट कहलाती है। और इनके उदाहरण नीचे दिया गया है, देखकर आप स्वयं सरल कर लें। अपक्रिया की अणुकता और अपक्रिया की कोट में अंतर। अपक्रिया की अणुकता अपक्रिया की कोट में अंतर नीचे दी गई सारणी में देखकर आप स्वयं हल कर लें। प्रथम कोट के वेग स्थिरांक का मात्रक नीचे गए सूत्र की सहायता से ज्ञात करने पर सेकंड इनवर्स प्राप्त होगा। आंकिक भाग नीचे आंकिक भाग को सरल किया गया, जिसको देखकर आप सरल कर लें तो इसका मान t बराबर आएगा 9.96 इंटू टी हाफ बराबर लगभग 10 टी हाफ। 5 का उत्तर इस प्रकार है। प्रासरण द्रव की परिभाषा किसी विलयन को अर्धपारक झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक करके प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया कम से कम बाह्य दाब विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है। 5 के दोनों आंकिक प्रश्नों का हल नीचे दिया गया है, इनको देखकर आप स्वयं सरल कर लें। 5 का उत्तर इस प्रकार है। फर्स्ट, संक्रमण तत्वों के n-1d कक्षकों में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनके आयन तथा यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि नीचे उदाहरण दिया गया। सेकंड, संक्रमण तत्वों की कर्ण इंथैल्पी अधिक होती है क्योंकि इनके परमाणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण इन तत्वों में प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनके परमाणु प्रबल बंधों से जुड़े होते हैं। थर्ड, संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक जलीय विलयन अथवा ठोस अवस्था में रंगीन होते हैं। इसका कारण डी कक्षकों में डी संक्रमण का होना है। जब संक्रमण धातु यौगिक अथवा जल योजित आयन पर दृश्य प्रकाश गिरता है तो कम ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे वे रंगीन दिखाई देते हैं। फोर्थ, परवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करने तथा रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। 5 का उत्तर उपसहसंयोजन यौगिकों में बंधता या आबंधन को स्पष्ट करने के लिए बर्नर ने सन 1898 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे बर्नर का उपसहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, उपसहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु प्रमाण या आयन की 2 प्रकार की संयुक्ताएं होती हैं। नंबर ए, प्राथमिक संयुक्ता और सेकंड, द्वितीयक संयुक्ता। सेकंड पॉइंट, प्राथमिक संयोजकताएं समानतः केंद्रीय धातु प्रमाण की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती हैं तथा ये आयनिक होती हैं। ये ऋणात्मक आयन से संतुष्ट होती हैं। इन्हें डॉटेड रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। थर्ड पॉइंट, द्वितीयक संयुक्ताओं को केंद्रीय धातु प्रमाण की उप सहसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करती हैं। ये विलयन में आयनित नहीं होती हैं। द्वितीयक संयुक्ताएं ऋणात्मक अथवा उदासीन परमाणु द्वारा संतुष्ट होती हैं। इन्हें सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ पॉइंट, द्वितीयक संयुक्ताएं दैशिक प्रकृति की होती हैं, जबकि प्राथमिक संयुक्ताएं अदैशिक होती हैं। बर्नर के सिद्धांत के आधार पर COCl3.6NH3 की संरचना नीचे दी गई है। IUPAC नाम। फर्स्ट है पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेट एल्यूमिनेट, थर्ड। सेकंड, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, सेकंड। थर्ड, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, और फोर्थ है टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। क्वेश्चन नंबर 6 का ओस्टवाल बीज से नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है, नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल की निम्न से क्रिया बताइए। फर्स्ट, सफ़ेद फास्फोरस, सेकंड आयोडीन, थर्ड कॉपर, फोर्थ जिंक। इसका उत्तर इस प्रकार है। ओस्टवाल बीज से नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सिद्धांत। नंबर 1, शुद्ध अमोनिया और वायु को 1:8 के अनुपात में मिश्रित करके उत्प्रेरक प्लेटिनम की जाली के ऊपर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, और इसका समीकरण नीचे दिया गया। सेकंड पॉइंट, नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीकृत होती है, जो जल में अवशोषित होकर के नाइट्रिक अम्ल बदल जाती है, और इसका समीकरण नीचे दिया गया है। और ओस्टवाल बीज का नामांकित चित्र नीचे दिया गया है।
नाइट्रिक अम्ल की रासायनिक अपक्रियाएं। नंबर 1, सफ़ेद फास्फोरस के साथ क्रिया, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है, इसका समीकरण नीचे दिया गया। सेकंड, आयोडीन के साथ क्रिया, आयोडिक अम्ल बनता है, इसका भी समीकरण नीचे दिया गया। थर्ड, कॉपर के साथ क्रिया। नंबर 1, ठंडे तथा सांद्र H2SO4 के साथ नाइट्रोजन परऑक्साइड बनता है और गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस बनती है और इन दोनों का समीकरण नीचे दिया गया है। फोर्थ, जिंक के साथ क्रिया, कम तथा ठंडे जिंक के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, इसका भी समीकरण नीचे दिया गया है। 6, का अथवा डीकन विद द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। क्लोरीन की एक आक्सीकारक तथा एक विरंजक गुण बताइए। इसकी निम्न से क्रिया बताइए। फर्स्ट, गर्म था सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड, अमोनिया। थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन से। नंबर 4, गर्म चूने के पानी से। इसका उत्तर इस प्रकार है। डीकन विद से क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण। 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप था उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत कराने पर क्लोरीन गैस बनती है और अपक्रिया इसका इस प्रकार है। और डीकन विद का नामांकित चित्र नीचे दिया गया, देखकर आप स्वयं बना लें। क्लोरीन का ऑक्सीकारक गुण और विरंजक गुण नीचे दिया गया है और उसे देखकर आप स्वयं जो है कि हल कर लें। क्लोरीन की रासायनिक अपक्रियाएं। फर्स्ट, गर्म था सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, सोडियम क्लोराइड बनता और इसका समीकरण नीचे दिया गया। सेकंड, अमोनिया के साथ क्रिया। नंबर 1, अमोनिया की अधिकता में नाइट्रोजन गैस बनती है और क्लोरीन की अधिकता में नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड गैस बनती है और इसका समीकरण नीचे दिया गया। थर्ड, गर्म चूने के पानी से क्रिया, कैल्शियम क्लोराइड बनता और इसका समीकरण नीचे दिया गया। क्लोरीन के दो उपयोग, नंबर 1, आक्सीकारक के रूप में, नंबर 2, विरंजक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, खा। फिनाल बनाने की नंबर 1 प्रयोगशाला विद। सेकंड, क्यूमिन से फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। फिनाल की कोल्बे अपक्रिया तथा राइमर टीमन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनाल की निम्न से क्रिया बताइए। फर्स्ट, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सेकंड, ब्रोमीन जल। थर्ड, क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ, जिंक चूर्ण। अथवा फिनाल बनाने की किन्हीं दो विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनाल को से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। नंबर 1, पिक्रिक अम्ल। सेकंड, सैलिसिलिक अम्ल। थर्ड, फिनाइलिन एंड फोर्थ, एनिलीन। फिनाल में अम्लीय गुण क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। फिनाल बनाने की विधियां। नंबर 1, प्रयोगशाला विधि। बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर वह जल अपघटित होकर फिनाल देता है और इसका रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। नंबर 2, क्यूमिन से। यह फिनाल बनाने की आधुनिक विधि है। क्यूमिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है, जिसका डाइल्यूट H2SO4 से जल अपघटन कराने पर फिनाल प्राप्त होता है और इसका समीकरण नीचे दिया गया है। फिनाल की रासायनिक अपक्रियाएं। फर्स्ट, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पिक्रिक अम्ल बनता है और इसका समीकरण नीचे दिया गया है। सेकेंड, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। ब्रोमीन जल से क्रिया करने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का सफ़ेद अवक्षय बनता है और इसका समीकरण नीचे दिया गया। थर्ड, क्लोरोफॉर्म था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है और इसका समीकरण नीचे दिया गया। नंबर 4, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनती है, इसका भी समीकरण नीचे दिया गया। फिनाल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। फर्स्ट, फिनाल से पिक्रिक अम्ल। फिनाल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया था तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। सेकेंड, फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल। फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया था तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। फिनाल से फिनाइलिन। थाइलिक एनहाइड को फिनाल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया था तो फिनाइलिन बनता है और इसका समीकरण नीचे दिया गया है। फिनाल से एनिलीन। फिनाल को जिंक निर्जल क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया था तो एनिलीन बनती है और इसका समीकरण नीचे दिया गया। कोल्बे अपक्रिया। जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसे तन HCl से अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस प्रकार की क्रिया को कोल्बे सिमिट अपक्रिया या कोल्बे अपक्रिया कहते हैं और इसका उदाहरण नीचे दिया गया। राइमर टीमन अपक्रिया। जब फिनाल की क्लोरोफॉर्म अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड
तथा क्षार के साथ अपक्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड या सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। इस प्रकार की क्रिया को रायमर्ट-टीमन अपक्रिया कहते हैं और इसका रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। फिनाल की अम्लीय प्रकृति। फिनाल जलीय विलयन में प्रोटॉन त्याग कर फिनाक्साइड बनाता है जो अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अतः फिनाक्साइड के अनुनादी स्थायित्व के कारण फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और इसका समीकरण नीचे दिया गया है। जबकि अल्कोहल में RO- आयन अनुनाद नहीं प्रदर्शित करता जिसके कारण अल्कोहल उदासीन होता है। अतः यही कारण है कि फिनाल अल्कोहल से अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। 6 खा का अथवा डाईएथिल ईथर बनाने की निम्न विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए। फर्स्ट विलियमसन संश्लेषण विधि, सेकेंड अविरत ईथरीकरण विधि या प्रयोगशाला विधि। डाईएथिल ईथर की निम्न से क्रिया बताइए। नंबर 1 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सेकेंड हाइड्रोजन आयोडाइड एंड थर्ड सोडियम तथा द्रव अमोनिया, फोर्थ प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया। इसका उत्तर इस प्रकार है। डाईएथिल ईथर बनाने की विधियाँ। फर्स्ट विलियमसन संश्लेषण विधि, जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम इथोऑक्साइड से होती है तो डाईएथिल ईथर अथवा ईथर बनता है और इसका रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। अविरत ईथरीकरण विधि या प्रयोगशाला विधि, जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री से गर्म किया जाता है तो डाईएथिल ईथर बनता है और इसका रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। समीकरण 2 में प्राप्त H2SO4 पुनः समीकरण 1 में भाग लेता है, इसलिए इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं। फर्स्ट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया, एथिल क्लोराइड बनता है और इसका रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। सेकेंड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया, इसमें 2 प्रकार से क्रिया होती है। नंबर 1 ठंडे HI के साथ क्रिया कराने पर एथिल आयोडाइड तथा एथिल अल्कोहल बनता है तथा गर्म HI के साथ क्रिया कराने पर केवल एथिल आयोडाइड बनता है और इनका रासायनिक समीकरण दिया गया। थर्ड सोडियम तथा द्रव अमोनिया के साथ क्रिया, सोडियम तथा द्रव अमोनिया से अपचयन कराने पर इथेन और एथिल अल्कोहल बनता है और इसका रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। फोर्थ प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है और इसका भी रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनल की अमोनिया से क्रिया होती है अथवा एथनल को 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया था। सेकंड फॉर्मेल्डिहाइड के फैलिंग विलयन के साथ गर्म किया था इसका, अथवा एसिटल्डिहाइड को तन क्षार से क्रिया कराते हैं। थर्ड एसिटल्डिहाइड तन सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा आयोडीन के साथ गर्म करते हैं इसका, अथवा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराई जाती है और उत्पाद का जल अपघटन कराया जाता है। फोर्थ एसिटल्डिहाइड को टालन अपकर्मक के साथ गर्म किया जाता है इसका, अथवा एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं या आसमन किया जाता है। नंबर 5 एसीटोन की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है अथवा बेंजल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। इसका उत्तर इस प्रकार है। फर्स्ट इरोट्रापिन बनता है और इसका समीकरण नीचे दिया गया। अथवा का उत्तर है मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, इसका भी समीकरण नीचे दिया गया। सेकंड क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय बनता है और इसका समीकरण नीचे दिया गया। अथवा का आंसर है एल्डोल बनता है, इसका भी समीकरण नीचे दिया गया। थर्ड आयोडोफार्म का पीला क्रिस्टल बनता है और इसका समीकरण नीचे दिया गया है। अथवा का उत्तर है एथिल अल्कोहल बनता है और इसका भी रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया। फोर्थ रजत दर्पण बनता है और इसका समीकरण नीचे दिया गया। अथवा का उत्तर है मेसिटिलीन बनती है और इसका भी रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया। फिफ्थ क्लोरीटोन बनता है और इसका रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया। इसका अथवा है बेंजिल अल्कोहल सोडियम बेंजोएट बनता है और इसका भी उत्तर नीचे दिया गया है। क्वेश्चन 7 का अथवा कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। नंबर 1 फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल, इसका अथवा एसेटिक अम्ल से एथिल एमीन तथा एथिल अल्कोहल। सेकेंड ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल और इसका अथवा है एसेटिक अम्ल से एसीटोन। थर्ड फॉर्मेल्डिहाइड से इरोट्रापिन अथवा एसेटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। फोर्थ क्लोरोबेंजीन से DDT अथवा फिनाल से पिक्रिक अम्ल और फिफ्थ है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन अथवा एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। तो इनका उत्तर
नीचे दिया गया है और उन्हें देख करके आप स्वयं सरल कर लें। और यदि किसी प्रकार की आपको कठिनाई महसूस होती है तो मुझे कमेंट करें और उसका निराकरण कर दिया जाएगा। क्वेश्चन 7 का खा। प्रोटीन क्या होते हैं, इनके प्रमुख स्रोत लिखिए। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना लिखिए। हमारे शरीर में प्रोटीन के मुख्य कार्य भी बताइए। और इसे विभिन्न प्रकार से पूछे जा सकते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है। और इसका उत्तर इस प्रकार है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक है जो जंतुओं तथा वनस्पतियों के जीवित कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण संगठन के आधार पर प्रोटीन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। नंबर रेशेदार प्रोटीन और दूसरा है गोलिकाकार प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों महत्व है या प्रोटीन के मुख्य कार्य। प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करते तथा क्षतगत कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं। थर्ड, रक्त तथा शरीर के अन्य द्रवों के पीएच मान के नियंत्रित रखते हैं। एंड फोर्थ, प्रोटीन आरएनए तथा डीएनए का निर्माण करते हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत निम्न हैं: सोयाबीन, मटर, मक्खन, अंडा, मुर्गे का गोश्त। प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। एमिनो अम्ल का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नीचे दी गई है। सेकेंड, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं विद्यमान होती हैं। प्रोटीन के लिए निम्न 2 प्रकार की द्वितीयक संरचनाओं को प्रतिपादन किया गया है। नंबर 1, अल्फा हेलिक्स संरचना एंड सेकेंड, बीटा परत संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेच के समान मुड़ी होती है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक एमिनो अम्ल का अवशिष्ट सिंगल बॉन्ड NH2 समूह कुंडली के आगे मोड़ पर स्थित कार्बन समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध बनाता है, जैसा कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक इसके निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन बंध, सेकंड, आयनिक बंध, थर्ड, जल विरोधी बंध एंड फोर्थ, डाइसल्फाइड बंध। थर्ड, प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना के निर्माण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अनेक बार कुंडलित होकर तथा मुड़कर त्रिविमीय संरचना बनाती हैं। यह संरचना प्रोटीन अणु की संपूर्ण आकृति को निर्धारित करती है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना के निर्माण में हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, जल विरोधी अन्य क्रियाएं वान डेर वाल्स बल जय की उत्तरदायी होते हैं। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। कुछ प्रोटीन 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित होते हैं जिन्हें उप इकाई या प्रोटोमर कहते हैं। एक दूसरे के सापेक्ष इन उपकरणों की त्रिविमीय व्यवस्था को चतुर्थ संरचना कहते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण। किसी प्रोटीन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में उसके रासायनिक संगठन को प्रभावित किए बिना परिवर्तित करने की क्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण किसी प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाओं को नष्ट कर देता है, परंतु प्रोटीन की प्रारंभिक संरचना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकृतीकरण के परिणाम स्वरूप जल में घुलनशील ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में अघुलनशील फाइबर युक्त प्रोटीन में बदल जाते हैं तथा इनकी जैविक क्रियाशीलता समाप्त होती है। अंडों को उबाल कर तथा दूध के पनीर बनाना विकृतीकरण के सामान्य उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 7 खा का अथवा कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में फर्स्ट एल्डिहाइड समूह, सेकंड कार्बन समूह, थर्ड 5 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं। इसका उत्तर नीचे दिया गया। कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण नीचे दिया गया, उसे देखकर आप स्वयं जो है कि सरल कर लें। रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। रासायनिक गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड, नंबर 3 पॉलीसैकेराइड
और इन सब के बारे में नीचे उदाहरण सहित दिया गया है, उसे देखकर आप स्वयं सरल कर लें। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि। ग्लूकोज को टालन अभिकर्मक के साथ ग्रहण करने पर रजत दर्पण बनता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है और इसका समीकरण नीचे दिया गया है। सेकंड, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि। ग्लूकोज को जब हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सिन बनता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सी समूह की पुष्टि। ग्लूकोज को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित हैं। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में विभेद। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में विभेद नीचे सारणी में दिया गया है, जिसे देखकर आप स्वयं सरल कर लें।